सम्मान और प्रेम, जब ये दोनों आमने सामने आ जाएं तो क्या होता है? एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो सब कुछ बदल देता है। आज हम जयशंकर प्रसाद की एक ऐसी ही अमर कहानी पुरस्कार की गहराइयों में उतरेंगे। चलिए इस कहानी के भावनात्मक सफर पर निकलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कौशल राज्य से। माहौल कुछ ऐसा है कि आसमान में आर्द्रा नक्षत्र है। काले काले बादल घुमड़ रहे हैं, लेकिन जमीन पर एक अलग ही रौनक है। एक पुराना कृषि उत्सव मनाया जा रहा है। हवा में जश्न की महक है और लोग उस परंपरा को निभा रहे हैं जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अब इस उत्सव की सबसे खास बात क्या है पता है? यहाँ जो राजा हैं, कौशल के राजा, वो एक दिन के लिए अपने राजसी कपड़े उतारकर किसान बन जाते हैं। बिल्कुल एक आम किसान। वो अपनी प्रजा के साथ खड़े होकर एक चुनी हुई जमीन पर खुद हल चलाते हैं। जरा सोचिए, अपनी जमीन और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? और यहीं हमारी कहानी के 3 अहम किरदार सामने आते हैं। पहले तो हैं कौशल के राजा, जो अपनी परंपराओं को लेकर बहुत पक्के हैं। फिर आती है मधुलिका, एक गरीब किसान की बेटी, लेकिन उसके स्वाभिमान की आग गरीबी की छाया से कहीं ज्यादा तेज है। और तीसरा है मगध का राजकुमार अरुण। वो बस दूर खड़ा देख रहा है और पहले ही नजर में मधुलिका पर अपना दिल हार बैठता है। और बस यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। राजा परंपरा के हिसाब से मधुलिका को उसकी जमीन के बदले सोने के सिक्कों से भरी थाली देते हैं, लेकिन मधुलिका वो उसे स्वीकार नहीं करती। वो उस थाली को जमीन पर बिखेर देती है और उसकी आवाज में एक गजब की दृढ़ता है जब वो कहती है, ये मेरे पुरखों की जमीन है, इसे बेचना मेरे लिए अपराध है। तो सवाल उठता है कि मधुलिका में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? वजह है उसका खून। वो सिर्फ एक किसान की बेटी नहीं है, वो उस महान नायक सिंह मित्र की बेटी है जिसने कभी पूरे कौशल राज्य को बचाया था। अब जैसे ही ये बात सामने आती है, उसके इस इनकार का मतलब ही बदल जाता है और राजा भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, मधुलिका ने अपना स्वाभिमान तो बचा लिया, बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां प्रेम और गरीबी के बीच एक ऐसा संघर्ष शुरू होता है जो दिल दहला देता है। देखते देखते 3 साल बीत गए, लंबे मुश्किल 3 साल। मधुलिका का वो स्वाभिमान उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी और गहरे अकेलेपन तक ले आया था। हर गुजरता दिन उसे अपने उस एक फैसले की याद दिलाता, जिसके बाद मानो उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। और फिर एक तूफानी रात, कोई दरवाजा खटखटाता है, पनाह मांगता है। मधुलिका दरवाजा खोलती है तो सामने कौन है? राजकुमार अरुण। लेकिन वो अब राजकुमार नहीं है, वो अपने ही राज्य से निकाला जा चुका है, एक बनवासी है, किस्मत का मारा जो बस तूफान में एक छत ढूंढ रहा है। उस रात अरुण सिर्फ पनाह नहीं मांगता, वो अपने प्यार का इजहार भी करता है और साथ में एक बहुत खतरनाक वादा भी। वो मधुलिका से कहता है कि वो उसे इस गरीबी से निकालकर रानी बनाएगा। सोचिए, रानी! पर इस सपने की एक कीमत थी, कौशल की हार। तो अब मधुलिका एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां दोनों रास्ते मुश्किल हैं। एक तरफ अरुण का प्यार है, एक रानी बनने का सुनहरा सपना है, और दूसरी तरफ अपने देश, अपनी मिट्टी से वफादारी। क्या चुनेगी वो? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। अरुण का प्लान सुनने में बड़ा सीधा सा था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। देखिए, प्लान ये था कि मधुलिका राजा के पास जाएगी और दक्षिणी किले के पास की थोड़ी बंजर जमीन मांगेगी। बस उस जमीन पर घने जंगल की आड़ में अरुण के 100 सैनिक छिप जाएंगे और फिर रात के अंधेरे में जब कौशल की सेना दूर होगी, वो सीधा राजधानी श्रावस्ती पर हमला कर देंगे। मतलब पूरे कौशल की किस्मत अब मधुलिका के एक हाँ या ना पर टिकी थी। तो फिर से वही सवाल, दिल या देश, प्यार या मातृभूमि? ये सिर्फ मधुलिका का फैसला नहीं था, ये एक ऐसा फैसला था जो पूरे कौशल राज्य का भविष्य लिखने वाला था। मधुलिका के अंदर एक जंग छिड़ी हुई थी। दिल कुछ कह रहा था, दिमाग कुछ और। लेकिन इस पूरे शोर के बीच एक आवाज, एक बहुत जानी पहचानी आवाज उसे सुनाई दे रही थी। ये आवाज उसे याद दिला रही थी कि वो कौन है, उसके पिता कौन थे और उसकी असली पहचान क्या है। और आखिरकार हमले की वो रात आ ही गई। जैसे जैसे अंधेरा गहरा रहा था, मधुलिका का दिल और भारी होता जा रहा था।
रानी बनने का सपना, अरुण के साथ एक खुशहाल जिंदगी का ख्याल, ये सब अब उसके पिता की बहादुरी की कहानियों के बोझ तले दबता जा रहा था। और फिर अचानक एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। उसके जहन में एक ही आवाज गूंजी, सिंघमित्र की कन्या। और बस उसी पल उसे याद आ गया, वो सिर्फ अरुण की प्रेमिका नहीं है, वो एक नायक की बेटी है, एक वीर की बेटी। बस फैसला हो चुका था। वो पागलों की तरह उस रात के अंधेरे में भागी, सीधा सेनापति के पास पहुंची और हाँफते हुए, आंखों में आंसू लिए, उसने अरुण के पूरे प्लान का, पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। एक तरह से उसने अपने ही प्यार की मौत का फरमान सुना दिया था। और इसके साथ ही हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, एक ऐसा हिस्सा जहां देशभक्ति की कीमत सामने आती है और जहां पुरस्कार शब्द का मतलब ही कुछ और हो जाता है। तो हुआ ये कि मधुलिका की बात सच निकली, साजिश नाकाम हो गई, कौशल बच गया और अरुण को पकड़कर मौत की सजा सुना दी गई। और मधुलिका, उसे एक हीरो की तरह दरबार में इनाम देने के लिए बुलाया गया। सोचिए, एक तरफ वो देश की नायिका थी और दूसरी तरफ वो उस इंसान का मातम मना रही थी जिसे उसने खुद मौत के दरवाजे तक पहुंचाया था। राजा की आंखों में मधुलिका के लिए बहुत सम्मान था। उन्होंने कहा, सिंघमित्र की बेटी, तुमने आज फिर कौशल की लाज रख ली। मांगो, जो इनाम तुम मांगोगी वो मिलेगा। अब सबके मन में यही सवाल था कि मधुलिका आखिर मांगेगी क्या। लेकिन मधुलिका की नजरों में ना जमीन थी, ना सोना चांदी। उसकी आंखें तो बस एक जगह टिकी थीं, जंजीरों में जकड़े अरुण पर। वो इंसान जो उसका प्यार भी था और उसका मुजरिम भी। और फिर वो अपना इनाम मांगती है, एक ऐसा इनाम जिसे सुनकर पूरा दरबार सन्न रह जाता है। वो कहती है, मुझे भी प्राणदंड मिले। और ये कहकर वो सीधा जाकर बंदी अरुण के पास खड़ी हो जाती है, हमेशा के लिए। मधुलिका का ये आखिरी फैसला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर सच्चा न्याय है क्या? क्या देश को बचाना ही न्याय है, या उस प्यार के साथ मर जाना भी न्याय है जिसके साथ जीने का वादा किया था? इस कहानी में कोई एक सही जवाब नहीं है। यहाँ सिर्फ प्रेम, कर्तव्य और बलिदान की एक ऐसी उलझन है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं।